हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी आईक्यू। इस क्लास में सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद फिजिक्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग अब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि 14वां चैप्टर विज्ञान का। जो कि कोई भी बोर्ड हो, आप इसको एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है बाबू। इससे पहले शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शेयर जरूर करें स्टूडेंट लोग, ताकि आने वाले और भी विद्यार्थी पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बाबू। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बाबू ऊर्जा के स्रोत। कहाँ से ऊर्जा आता है, कैसे आता है, ये सब हम लोग देखेंगे बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखिए क्या बोलेंगे। ठीक है बाबू, देखिएगा। 1 मिनट आप रुक सकते हैं बाबू, 1 मिनट। ठीक है बाबू, हम लोग आगे चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे बाबू ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो देखिएगा ऊर्जा मने वो कहाँ से स्रोत, मतलब देखिए ऊर्जा मन होता है एनर्जी। वो कहाँ से मिल रहा है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे बाबू। ठीक है, कहाँ से आ रहा है वो, उसके बारे में सबसे पहले चर्चा चलेगी। ठीक है बाबू, कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर ठीक है बाबू। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या बोले बाबू, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत विभिन्न रूप है तथा ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। बाबू ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा नेक्स्ट। देखिए बाबू, समझा दो फिर समझती है इसको। ऊर्जा का विभिन्न रूप है, मतलब जितना भी ऊर्जा है ना बाबू, अलग अलग रूप में रहता है। ठीक है, अलग अलग रूप है उसका। जैसे स्थिति ऊर्जा हो गया, काइनेटिक ऊर्जा हो गया, तुम्हारा गति ऊर्जा हो गया, बहुत सारी ऊर्जा है। फिर क्या बोले यहाँ पे, तथा ऊर्जा के एक ग्रुप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कहने का मतलब है बाबू, इसे मतलब वेस्ट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, बस मतलब परिवर्तन कर सकते, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक तरह से। इसमें उठाया, उठाने में कुछ भार लगा, उसके वजह से तुम ट्रांसफर कर सकते हो। फिर क्या बोला बाबू यहाँ पे देखिएगा, ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तथा तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। मतलब ऊर्जा है ना, बहुत लंबी समय तक मैंने तुमको किया, किसी और ने इसको ऐसे करता है और देता रहता है। इसकी वजह से ऊर्जा का हमेशा बदलते रहता है, लेकिन उसका नष्ट नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोल रहे हैं बाबू ऊर्जा का उपलब्धता, मतलब ऊर्जा है ना, ऊर्जा देखिएगा क्या बोल जा रहे हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, देखिए बाबू क्या बोले जा रहे हैं। बोल रहे हैं यहाँ पे बाबू ऊर्जा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए कैसे होता है आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता है ऊर्जा के लिए। देखिए सबसे पहले बोल रहा है बाबू, खाना बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रकाश उत्पादन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यातायात के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उद्योगों एवं कृषि कार्य करने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उद्योग मैंने कंपनी वगैरह हो गया बाबू, अधिक कृषि मन हो गया, जैसे किसान हो गए, उनका काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोला ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण क्या क्या है। उत्तम माने बिल्कुल परफेक्ट, एक तरह देखिएगा। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उच्च क्लोरोफिक माप हो, और फिर क्या बोले इसने, बोले बाबू रास्ता मतलब सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो। मतलब पहले किसी ने क्या बोला, प्रति एकांक द्रव्य, उसमें कुछ द्रव्यमान होता है, अधिक ऊर्जा मतलब अधिक कार्य कर सकता है, जैसे उच्च क्लोरोफिक माप हो, जैसे उच्च क्लोरी यानी ज़्यादा एनर्जी होता हो। फिर क्या बोल रहे बाबू यहाँ पे, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, सस्ता होना चाहिए और सरलता माने कि आसानी से उसे प्राप्त किया जा सकता है। इतना कि कठिन से, बिल्कुल कठिन से प्राप्त नहीं कर सकते, आसानी से मार्केट में मिल सके। ठीक है बाबू। फिर क्या बोला यहाँ पे बोला जा रहा है बाबू कि भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। भंडारण कहाँ से मिलता है, कितना निकलता है उसमें, तथा उसका क्या बोले परिवहन में गाड़ी मतलब गाड़ी जाने का, उसको यातायात की सुविधा है या नहीं है तो हम अच्छी तरह से उसे यूज कर सकते हैं, उसे हर तरह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये क्या बोला बाबू, वो प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, और उसे हम प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे तो आसानी से यूज हो सके, और उसका सुरक्षित हो ही नहीं कि हमारा फेस जल जाए, चाहे आँख खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा का मतलब बिल्कुल सटीक हो और अच्छी भी हो। फिर क्या बोला है, पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, मतलब जो अपना इन्वायरमेंट है उससे प्रदूषित ना करने दें। प्रदूषित करने से क्या होता है ना कि मतलब हम लोग का सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से ऐसा ना हो, तब जाके इसे उत्तम स्रोत मान जाएगा। आगे चलते बाबू नेक्स्ट, ईंधन देखिएगा, ईंधन किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, देखिए ईंधन किसे कहा जाता है। मैं बोलूँगा बाबू, अगर ईंधन की बात हो रही है, ठीक है, तो वह पदार्थ जो जलने से, देखो वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, इसे ईंधन कहलाता है। कोई पदार्थ को आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी निकलती है, जिसे हम लाइट बोलते हैं, लाइट भी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ईंधन कहा जाता है। तो अच्छे ईंधन के गुण होता है कुछ कुछ, तो देखिएगा उच्च क्लोरोफिक माप होता है, मतलब हाई क्वालिटी का क्लोरोफिक होना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न न करें। जैसे बहुत सारे जलाने पदार्थ को धुआं निकलता है, जिससे हमारे आंखों में ना जलन महसूस होती है, तो वैसा ना करें। और हानिकारक गैस उत्पन्न न करें, जो भी गैस उत्पन्न हो गया, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे गैसों के रूप में मतलब घात है, एक तरह से हानि पहुंचा देगा हम लोग को। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फिर क्या बोल रहा है बाबू, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, मतलब इतना नहीं है कि एकदम हाई हाई टेम्परेचर पे जल सके,
मीडियम लेवल पे टेम्परेचर पे इसको जल सके, उसे होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बाबू, देखिए, तो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो सके, सस्ता भी हो और आसानी भी से उपलब्ध हो सके, और आसानी से जल सके, आसानी से जले भी, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक होंके जा रहे हैं और धुआं निकल रहा है और जल ही नहीं रहा, तो वो भी बेकार है बाबू। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भंडारण व परिवहन में आसान हो, भंडारण व परिवहन में क्या हो, आसान हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है ऊर्जा के स्रोत में। पहला तुम्हारा क्या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, दूसरा क्या है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, चाहे इसे बोल सकते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बोल सकते हैं बाबू। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, देख लीजिए इसको। जैसे बोला ना बाबू जीवाश्म ईंधन, जैसे क्या होता है जीवाश्म ईंधन, मतलब जीवों के द्वारा, जैसे हम लोग जीव है, हम लोग के मतलब जैसे कोयला पेट्रोल बनता है बाबू, ये बहुत दिन जैसे लाखों करोड़ों साल किसी पदार्थ के ऊपर दबे रहता है, तब जाके कोई इसे लिक्विड मतलब कि जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कोयला है, बहुत सारे पहाड़ मतलब पहाड़ वगैरह ढके रहने के कारण, बहुत दिन तक ऐसे रहने के कारण इसके वजह से कोयला बनता है। और जब पेट्रोल होता है और नदियाँ वदियाँ है ना, बहुत दिनों तक दबता रहा तो लाखों करोड़ों वर्ष, तब जाके इसे पेट्रोलियम के रूप में निर्धारित हो जाता है। और जो पत्तियाँ होता है ना बाबू, पत्तियाँ वो सब क्या होता है, वो सब भी तुम्हारा लिक्विड बन जाता है और गैस के रूप में कुछ कुछ बाहर निकलता है। आगे देखिएगा बाबू, तापीय विद्युत संयंत्र, मतलब ताप के द्वारा विद्युत संयंत्र बनता है। ठीक है, फिर क्या बोला, विद्युत जल विद्युत संयंत्र, तो संयंत्र मतलब बिजली जो बनता है ना बाबू, जो मशीन होता है उसी को बोलते हैं। तो जल से भी बन रहा है, तापी से भी बनता है। आगे देखिए जल जैव मात्रक बायो, जिसे बोलते हैं हम लोग बायोगैस, क्या बोलते हैं, इसका मतलब है बाबू जैव मात्रा, इसे हम बोलते हैं क्या, बायोगैस बोला जाता है। जैव मात्रा जो हम लोग का अवशिष्ट पदार्थ होता है ना, जानवर का, जंतु का, जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है उसे मिला के एक बायोगैस का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं CH4, इसे बोलते हैं मिथेन गैस, इसे बायोगैस भी बोलते हैं, इसे मार्स गैस भी बोला जाता है, मार्स गैस, याद रखिएगा। दूसरा क्या हो गया, परंपरा ऊर्जा, ये सब ऐसा ऊर्जा है जो कि यार कुछ दिन के बाद यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, पारंपरिक स्रोत में आ जाता है बाबू। आगे देखिएगा, तो ये क्या बोला नेक्स्ट, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होगा, ऊर्जा स्रोत सौर कुकर और सौर पैनल। सौर कुकर मतलब जैसे कुकर होता है ऐसा, एक बॉक्स टाइप का होता है बाबू। ठीक है, इसके अंदर हम खाना बनाते हैं, इसमें सिर्फ कुछ ही बिना भूंजने वाला जो होता है ना पदार्थ, वही बना सकते हैं। चावल हो गया, आलू को सिझा सकते हैं हम लोग, सब्जी नहीं बना सकते हैं, उसको भूनने में टाइम लगता है, इसकी वजह से वो नहीं बन सकता। कोई भी सिझाने वाला काम हो वो तुम्हारा सौर कुकर में बन जाता है। सौर पैनल हो गया, जिससे प्रकाश हम लोग बैटरी में स्टोरेज उत्पन्न मतलब उसका क्या बोलते हैं उसे, उसमें उत्पन्न मतलब रिचार्ज करके स्टोरेज करके रात में हम जलाते हैं बल्ब के रूप में। ठीक है, फिर आ गया महासागरीय हो गया, फिर भूतापीय ऊर्जा हो गया, जो जमीन में बहुत हीट हो जाता है। फिर नाभिकीय ऊर्जा हो गया, जो परमाणु के अंदर स्थित होता है। आगे देखिएगा बाबू, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है बाबू, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जो जन साधारण द्रव्यों द्वारा वर्षों से प्रयोग किया जाता है, ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कहलाता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन बायोगैस के माध्यम से, या मास गैस भी बोल सकते हैं इसे। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है बाबू। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कैसे बनता है ये, तो लाखों वर्ष में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनिर्वचनीय स्रोत है। लाखों वर्ष लगते हैं इसको बनाने में, लाखों करोड़ों लग जाते हैं जितने वर्ष है। फिर क्या बोला है, सीमित भंडारण मतलब कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है कि हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये कुछ दिन के बाद खत्म होगा ही तो होगा। फिर क्या बोला बाबू, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, इसने बोला अनवीकरणीय स्रोत होना चाहिए। अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडारण है। जो भारतवर्ष है उसमें विश्व का कितना है, तो 6% है जो भंडार कोयला वहाँ उत्पन्न होता है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेगा, यानी 250 वर्ष तक बना रहेगा। उसके बाद कोयला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस स्पीड से हम लोग यूज कर रहे हैं ना बाबू अभी कोयला को, वो आगे वाला आने टाइम में 250 सालों में खत्म हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है बाबू, जीवाश्म ईंधन जलाने पर उपलब्ध प्रदूषण और हानियाँ क्या होगा, क्या हानियाँ हैं, कैसे प्रदूषण निकल रहा है, देखिएगा हम इसके बारे में पढ़ते हैं बाबू। तो फिर इसने बोला बाबू, जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, में सल्फर के ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं। अम्लीय मतलब इसके साथ अम्ल बनता है, अम्ल वर्षा होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसके हम वो वर्षा होने लगता है, जो कि जल एवं मृदा के साधनों को प्रभावित करता है। जल एवं मृदा, जल को भी प्रभावित करता है और मृदा मतलब जो मिट्टी होता है उसको भी प्रभावित करता है बाबू। देखिए हम लोग जानते हैं कि तालाब होता है, मान लीजिए इसमें जब मछलियाँ होता है छोटे छोटे, तो ऊपर ऊपर उछलती है। ठीक है बाबू, तो हमको लगता है कि ऐसा खेल रहा है, लेकिन वो आखिरी ज़िंदगी का अपना आखिरी सांस लेता है। क्यों, ऊपर से सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के रूप में गिरता है, तो ऊपर वाला जितना भी ऑक्सीजन है बाबू ऊपर जम जाती है, जिसके वजह से वो नीचे इसका ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, और पानी में जितना भी ऑक्सीजन घुला हुआ था वो सब सांस ले चुके होते हैं। उसके बाद ऊपर ऊपर उछलते हैं और लेते हैं और उछलते हैं लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अकबक्की सी हो गई है। ठीक है, इसलिए वो हानिकारक है बाबू। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाबू, देखिएगा,
उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न कर देगी, और जिससे क्या होता है बहुत धरती पर अत्यधिक गर्मी पैदा होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग सह नहीं पाएंगे, और कुछ कुछ जीव तो बैक्टीरिया वगैरह मर भी जाते हैं, इतना गर्मी नहीं सहन कर पाते हैं। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं बाबू, जीवाश्म ईंधन के, देखिए बाबू, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने का उपाय, क्या क्या उपाय है जो हम उत्पन्न प्रदूषण को कम कर सकते हैं, देखिएगा। तो पहला बाबू, दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर देना। दहन हम लोग करते हैं, देखिए दहन कब होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होगा तो तुम्हारा ज्वलन नहीं होगा, और तुम्हारा धुआं देगा, चाहे पीला कलर में जलेगा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं जलेगा। जब उसको ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा मिल रहा है तो वो ब्लू कलर का जलेगा। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट। कभी आप लोग देखे होंगे मोमबत्ती को, चाहे आग जलते हुए देखे होंगे, तो इसने क्या बोला, देखिए जो बाहरी वाली परत होती है उसमें ब्लू कलर का जलता है, और जो अंदर वाला होता है वो पीला जलता है, और जो लास्ट में होता है वो ब्लैक जलता है। ठीक है, तो यही दर्शा रहा है यहाँ पे भी। फिर क्या बोला बाबू, देखिएगा, विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसें के वातावरण में पलायन को कम कर सकते हैं। कम करना, देखिए बहुत से ऐसे तरीके हैं जो गैसों को क्या करते हैं, मतलब गैस बना के और ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। जैसे हम अभी घर में यूज करते हैं एलपीजी गैस हो गया, करते हैं ना बाबू घर में एलपीजी गैस, वो तुम्हारे क्या उसमें बहुत ज़्यादा देता है लेकिन प्रदूषण नहीं होता है, उससे धुआं नहीं निकलती है, इससे तुम्हारे ये अच्छा एक मतलब क्या है ऊर्जा स्रोत है। आगे देखिएगा। अब आते हैं बहुत तापीय विद्युत संयंत्र, क्या होता है तापीय विद्युत संयंत्र, देखिए। तो बोला बहुत, जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। देखो जीवाश्म ईंधन होता है ना, जो भी कोई हम लोग जैसे कोयला हो गया, सब इसे जलाया जाता है, जलाने के बाद तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत मैंने हीट से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा ना उससे की जाती है। फिर क्या बोला बाबू, तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाली व्यय को कम कर सके, यानी जो परिवहन जो आ जाता है तुम्हें खर्चा बैठेगा ना बाबू वो कम हो सके। ठीक है, जैसे यातायात आने में जाने में पैसा खर्चा होगा उससे कम हो सके। ठीक है, देखिए दोबारा से इसको पढ़ते हैं। इसने क्या बोला बाबू, इसने बोला तापीय विद्युत, देखिए तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्र के निकट स्थापित किए जाते हैं। जितना भी विद्युत संयंत्र है, मशीन है, वो कोयला और तेल का क्षेत्रों के निकट होता है, पास होता है, जिससे कि परिवहन पर होने वाली व्यय को कम कर सके। तो जो खर्चा होता है ना लाने में जाने में, वो तुम्हारा पैसा उसमें कम लग सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपको समझना है तो कमेंट करिए, आप पूछिए मेरे से। ठीक है, हम आपको हमेशा जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप पूछिए। ठीक है, और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम लोग का मोटिव मिल सकता है और अच्छी तरह से और वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है बाबू, देखिए पीछे आपका बोर्ड दिख रहा होगा, कुछ दिन के बाद हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी उतना वो फैसिलिटी नहीं हो पाया, इसकी वजह से नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए। चलते हैं बाबू नेक्स्ट। क्या बोल रहा है बाबू यहाँ पे, देखिए कोयला तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संयंत्र अधिक दक्ष होता है। इसने क्या बोला, देखिएगा, कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संयंत्र अधिक दक्ष होता है। ठीक है, आगे समझिएगा। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, देखिएगा, जल विद्युत संयंत्र यानी जल से बनाने वाला जो विद्युत बनता है वो क्या होता है, मशीन। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए बल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जैसे मान लीजिए बांध है बाबू, ठीक है, बांध से बहुत सारा पानी गिर रहा है एक साथ, जब ये गिरेगा तो इसमें टरबाइन लगा जाता है। टरबाइन लगने के कारण टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने की वजह से क्या होता है बाबू, एक ना मतलब स्पीड घूम जाता है। इसके वजह से तुम्हारा क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है इसमें भी, फिर से पढ़ता हूँ समझिएगा। जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जब ऊर्जा पानी गिरता है ना बाबू तो वो भी गति ऊर्जा में हो जाएगा, फिर तुम्हारे टरबाइन को घुमाएगा और ये भी घूमने के कारण बिजली उत्पन्न कर देगी। आगे देखिएगा। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है। किसी संबंध में बांध अभी नहीं बताया, बांधे से ही हो सकता है, चाहे बांध हो चाहे बहुत सारी नलियाँ हो, मतलब पाइप हो बहुत बड़े बड़े, उसमें से घूम के जा सकता है। बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत लेवल में होना चाहिए। आगे क्या बोला, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है बाबू। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है बाबू, भारत में ऊर्जा की मांग का 25% पूर्ति जल विद्युत यंत्रों से की जाती है। जितना ही भारत के जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पन्न का होने का जो तुम्हारा वे है वो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 25% तक जलों के माध्यम से की जाती है बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। इसका लाभ क्या है बाबू, देखिए यहाँ बोल जा रहा है लाभ। लाभ क्या है, तब पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती है। देखिए ऐसे करने से हम लोग का प्रदूषण नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसकी वजह से कोई हानि भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्या है, तो जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फिर क्या बोला यहाँ पे, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ होगा। बाढ़ से जब बाढ़ हो जाए ना, बहुत सारा बाढ़, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, अगर मान लीजिए सूखा हो रहा है, कहीं फसल नहीं उग पा रहा है, तो यहाँ के माध्यम से इसे हम पानी के मतलब नहर के रास्ते से इसे हम पानी पहुँचा सकते हैं।
ठीक है। और आने वाले बाढ़ को भी हम रोक सकते हैं, जो एकदम से बहुत आ जाता है और गाँवों को तबाह करके चला जाता है, उससे भी हम इसे रोक सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका हानियाँ भी देखिए बाबू, क्या क्या हानियाँ हैं। तो बोला बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए बांध हो गया। अब बांध होने के कारण बांध को कमज़ोर बनाया गया बाबू। मान लीजिए कमज़ोर बनाने से क्या होता है, उसका जो मतलब बहुत सारा मटेरियल होगा ना, कमज़ोर पड़ जाएगा और एक साथ पानी बहुत स्पीड फ्लो में बहेगा। अब फ्लो में बढ़ने के कारण क्या होता है, एकदम से आएगा और पानी जैसे यहाँ पे मान लीजिए गांव है बाबू, इतना जितना सब गाँव है ना सबको लपेट के चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रफ्तार वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है ना, इसी के वजह से बाबू। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हानि क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। जितना पारिस्थितिकी मतलब जो उसका जो गति होता है ना बाबू पृथ्वी का, वो तुम्हारा धीमी पड़ जाती है। ज़्यादा अगर बांध देंगे आप, बहुत बड़ा बांध देंगे, इसके वजह से क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। और जो वहाँ जीने वीने जो व्यक्ति रहते हैं वहाँ भी क्या होता है, नष्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला बाबू, पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से आवासीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस उत्पन्न हो जाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस बनाता है। देखिए मान लीजिए बाबू पेड़ पौधा था बहुत सारा, ठीक है, घर वर भी था, जब डूब गया तो बहुत दिन तक डूबे रहने के कारण गलना शुरू हो जाएगा। और जब गलने के कारण इसमें से गैस निकलेगा और गैस होगा मीथेन, जो कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करेगा। ठीक है, ये भी हमारा हानियाँ है। आगे देखिए नेक्स्ट, ये बोल रहे हैं बाबू कि विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या, मतलब जो यहाँ से लोग हटेंगे और जहाँ वो जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं यहीं पे रहूँगा, मेरे को यहाँ पे खुशी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको थोड़ा सा संकट आएगी ना, और ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। मान लीजिए मेरा घर यहाँ पर है और यहाँ पे रहने की वजह से मेरे बहुत बाढ़ आ गया, मैं एकदम से यहाँ आ जाऊँगा तो मेरा अनुकूलाहट से लगेगी ना जीने में। तो यही बोला जा रहा है क्या, विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी बाबू। ठीक है, अब आगे चले से देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, समझिएगा। ये तुम्हारा क्या पावर हाउस है जो कि बनाएगा, ये जनित्र है जो कि मशीन लगा यहाँ पे, ये बांध है, बहुत बड़ा बांध है, देखिए बांध है ना, और तुम्हारा क्या जनित्र है, एक तरह से क्या है, जल पाठ है। उधर से ये पानी यहाँ से निकलेगा बाबू, निकलने के कारण क्या होगा, ये तुम्हारा टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन घुमाने की वजह से नदियाँ बहता चलेगा, इसकी वजह से बिजली बनाएगा, पावर हाउस, पावर लाइन, और सभी के घरों में सभी के गाँव में उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है, अभी ने बताया बाबू 25% खाली हमारा जो जल पूर्ति है ना बिजली का, वो तुम्हारे जल से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे इधर देखिएगा बाबू, ये तुम्हारा कर्दन हो गया, एक गैस का निर्माण, जैसे मीथेन गैस बनता है कैसे देखिएगा, ये मिट्टी हो गया, गैस टंकी हो गया, निर्माण टंकी हो गया, संधारित डाइजेस्टर हो गया, डाइजेस्टर। अगर गैस का निर्माण यहीं से होता है बाबू। ठीक है, ये उर्वरक बनेगा, कुछ जो खाद्य पदार्थ बचेगा उसका उर्वरक बनेगा। अब चलते हैं बायोगैस, इससे पहले जान लीजिए बायोगैस क्या है, लाभ क्या इसके बायोगैस का, बायोगैस ही बन रहा था। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है, यानी CH4 कितना होता है, तो 75% होता है बाबू। ठीक है, आगे देखिए, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, इसे में धुआं उत्पन्न नहीं होती है बाबू। फिर क्या हो जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति साख जैसी अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। ठीक है, आगे क्या बोला यहाँ पे, जैसे कुछ जलने के बाद क्या होता है, नहीं कोयला की तरह जैसे बचता है ना, लकड़ी जलाने के बाद कोयला बचता है ना, साख बच जाता है, राख बच जाता है, इसमें क्या होता है, शेष बचता नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बाबू देखिएगा, तापन क्षमता का उच्च होना, मतलब उसका हीट है ना, हीट बहुत ज़्यादा उच्च हो जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं बाबू, बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, जो बायोगैस होता है ना उससे प्रकाश लाइट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट बाबू। फिर क्या बोला बाबू, संयंत्र में शेष बची स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि उत्तम खाद के रूप में काफ़ी काम आता है। उत्तम खाद मैंने समझा, जो खेती होता है ना, फसल उगाते हैं उसमें जो मतलब उर्वरक वगैरह काम आता है ना, ये तुम्हारा उत्तम होता है, बहुत ही अच्छा होता है, एक तरह से ये तुम्हारा फसल उगाने में हेल्प करेगा। आगे देखिए बाबू क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, ये बोला जा रहा है बाबू कि अपशिष्ट पदार्थों को निपटारा का सुरक्षित उपाय है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जैसे मनुष्य का हो गया, तुम्हारा जानवरों का हो गया, किसी का भी हो गया अपशिष्ट पदार्थ, उसे निपटारा करने का सबसे अच्छा उपाय खाद के रूप में बदल देना उसको। ठीक है, खाद उर्वरक के रूप में बदल देना, और फसल को भी तुम्हारा मदद मिल सकता है। ठीक है बाबू, चलते हैं आगे। अब आते हैं क्या, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं बाबू पवन ऊर्जा, यानी हवाओं के माध्यम से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, हवा के माध्यम से देखिएगा, सूर्य है ना, सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंड के तथा जलाशय के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए सूरज है बाबू, सन है, और सन में ना बहुत हीट हो गया, हीट होने के चलते क्या होता है, नीचे आएगी और तुम्हारी हवा चली बहुत कस के, हवा चलने के वजह से वहाँ पे जैसे देखिएगा आप NCERT का पीछे वाला पन्ना पे देखिएगा, पीछे वाला उस गत्ता पे ऐसा छपा रहेगा, ये तुम्हारा क्या है,
ये तुम्हारा घुमाएगा, जो कि तुम्हारा राजस्थान तरफ होगा जहाँ हवाएं बहुत चलती हैं। समझ में, रेगिस्तान तरफ हो गया, हवाएं चलती है ना, वहीं से तुम्हारा बिजली उत्पन्न करती है, जैसे पवन ऊर्जा हम लोग बोलते हैं। जैसे तारापुर हो गया बाबू। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इसने क्या बोला बाबू, देखिएगा। इसने बोला ना कि देखिए फिर से पढ़ाते हैं, सूर्य विकिरणों द्वारा भूमंडलों तथा जलाशय को आसमान मतलब असमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाहित होता है, यानी हवा चलती है जिसकी वजह से घूमती है। फिर क्या बोल रहे हैं, पवनों की गति ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की द्वारा निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। जो पवन चक्की होता है बाबू ऐसे घूमता है, उसका अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे जलों को कुओं से खींचने में प्रयोग किया जाता है, अनाज चक्कियों को चलाने में किया जाता है, टरबाइन को घुमाने में जिससे कि जनित द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं बाबू यहाँ पे देखिएगा, परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ स्थापित किया जाता है और यह स्थान पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। जैसे बहुत सारा पवन चक्की हो गया, वहाँ पे ऊर्जा कन्वर्ट रूप में करता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऊर्जा का फॉर्म बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, स्थानीय पवन ऊर्जा का फॉर्म कहा जाता है। समझ में आ गया बाबू, आगे देखिएगा। फिर क्या बोल रहे हैं बाबू यहाँ पे देखिए, पवन चक्के चलाने हेतु पवन गति, देखिएगा, पवन चक्के चलाने हेतु पवन गति कितना होना चाहिए, तो 15 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी जरूरी है। अगर आप 15 से कम है तो नहीं चल सकता बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा। अब पेपर में आता है कि पूछेगा पवन चक्के चलाने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड की जरूरत पड़ती है, तो आप बोलेगा 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, देखिएगा, अब पवन ऊर्जा का लाभ फिर हानि पढ़ेंगे। ठीक है, तो पवन ऊर्जा का लाभ देखिए, पर्यावरण विषयती हो जाता है, मतलब हितैषी होगा, मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, पर्यावरण को हितैषी मिलेगा, मतलब अच्छी रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत है एक तरह से, ये कभी खत्म ही नहीं हो सकता। जब तक हवा रहेगा, जब तक हम लोग रहेंगे, हवा खत्म तो हम भी खत्म, तो ये कभी नहीं खत्म हो सकता। जब हम भी खत्म हो जाए तो यूज कौन करेगा, इसलिए ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आगे देखिएगा नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। जैसे एक बार खर्चा हो गया, बहुत सारा मतलब पैसा खर्चा हो गया, उसके बाद से इसको दोबारा में पैसा खर्चा नहीं होता है बाबू। एक बार जितना पैसा लगना था लग चुका है, बार बार वो हमेशा बनता रहेगा, आता रहेगा, एनर्जी आता रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, पवन ऊर्जा को सीमाएं क्या है, मतलब कहाँ तक वो लागू हो पाता सही से, देखिएगा। पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत सारा जगह चाहिए, जो कि हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। और लगातार 50 से मतलब 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन गति की घूर्णन होनी चाहिए, मतलब हमेशा लगातार होना चाहिए, नहीं कि थोड़ा सा झोंका मारा हवा का फिर रुक गया, नहीं, हमेशा लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति होना चाहिए हवा में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है बाबू, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होगा, मतलब जब भी अत्यधिक प्रारंभिक लागत होगा, शुरू में पैसा बहुत लगेगा, ये इसका सीमाएं हैं। आगे क्या बोला जा रहा है बाबू, पवन चक्की के ब्लेड्स की परिवहन लागत अधिक होती है। ब्लेड्स उसका बहुत लागत होता है, मतलब एक ही बार लगेगा, लेकिन एक ही बार लगेगा, बार बार तो नहीं लगेगा, तो ये बोला लागत उसका ज़्यादा है। फिर क्या बोल रहा है बाबू नेक्स्ट, फिर बोला ना बाबू देखिए, डेनमार्क है ना, डेनमार्क का देश है, पवनों का देश कहा जाता है। बोला जाएगा पवनों का देश किसे बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि डेनमार्क को कहा जाता है। फिर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट, भारत का पवन ऊर्जा, देखिए भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में पाँचवां स्थान है। जो विद्युत उत्पन्न करता है ना बाबू पवनों के माध्यम से, तो 5वां स्थान आता है पूरे दुनिया में। ठीक है, फिर देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तमिलनाडु में, दिख रहा है बाबू, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित किया गया है, जो कि 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है, यानी MW विद्युत उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है, आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट। अब आते हैं बाबू गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैकल्पिक या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है बाबू। प्रौद्योगिकी में उत्पन्न के साथ है, मतलब उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि होता है, तथा अंततः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को आवश्यकता पड़ती है। देखिए कोई भी कंपनी होता है, वो जब वो बनाता है ना, तो उसको ऊर्जा बहुत ज़्यादा, उसके मतलब बहुत माध्यम उसको आवश्यकता होती है ऊर्जा को। समझ में आ रहा है, ऊर्जा उसको चाहिए, और प्रतिदिन वृद्धि हो रहा है एक तरह से, क्यों, ताकि मशीन चल सके और भी सामान चल सके। ठीक है, लाइट पंखा बिजली सब चल सकता है। ओके, इसका कारण क्या है बाबू, देखिए कारण, जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो शीघ्रता समाप्त हो जाएगा। अगर मैं लगातार यूज करता रहूँ गैर पारंपरिक को, तो हमेशा वो खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। ऐसा नहीं कि हमेशा चलता रहेगा परंपरागत, मतलब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की तरह नहीं, गैर परंपरागत क्या है, तुम्हारा खत्म हो ही जाएगा किसी न किसी दिन। क्या बोल रहा है,
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने हेतु जिससे कि लंबी समय तक चल सके। इससे बोला जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर दीजिए अपने आप को, उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहिए, तब जाके बहुत दिन तक चल सकता है, वरना नहीं चलेगा बाबू। ठीक है। पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण दूर करने को कम करने हेतु ये प्रयोग किया जाता है, इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं बाबू सौर ऊर्जा। देखिए बाबू सौर ऊर्जा क्या होता है। सूर्य ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक है यानी 1.4 किलो जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर और 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर 1 सेकेंड में आने वाली और सौर ऊर्जा को और सौर स्थित कहते हैं। इसका मान 1.4 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ क्या है बाबू। तो सौर कुकर हो गया, सौर सेल तापक हो गया, सौर सेल हो गया, सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करना, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्र करके प्रयोग किया जाता है उसका। ठीक है। आगे देखते हैं सौर क्या बोलते हैं सौर तापक युक्तियाँ में। देखिए बाबू सौर तापक युक्तियाँ में ठीक है बोलते काला, जैसे बोलते काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। जो काला रंग का होता है ना बाबू, काला रंग का वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा रंग जिसमें सब घुसेगा ना प्रकाश, वो सब के सब इसी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए व्हाइट होगा तो व्हाइट जितना आता है उतना ही रिफ्लेक्टिव हो जाता है। तो ये बोला जाता है इन युक्तियों को काले रंग का प्रयोग किया जाता है ताकि वो जितना प्रकाश आए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। दूसरा क्या बोला बाबू, सूर्य के किरणें फोकसित करने के लिए दर्पण तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधा घर प्रभावित उत्पन्न है। मतलब क्या बोला है बाबू, देखिए फिर से पढ़ते हैं। सूर्य के किरणें फोकसित करने के लिए दर्पण तथा कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधा घर प्रभाव हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न से हो जाता है। ठीक है। देखिए कहने का मतलब ग्रीन हाउस होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट वो तुम्हारा प्रभावित हो जाता है। और तुम्हारा हमेशा दर्पण चाहिए इसके लिए कुछ ना कुछ, चाहे आप क्या बोले यहाँ पे कांच के दर्पण, चाहे कांच लगा दीजिए, चाहे उत्तल मतलब ऐसा अवतल दर्पण लगा दीजिए। ठीक है, ताकि जितना भी प्रकाश है आप फोकस कर दें यहाँ पे, समझ में आ रहा है, एक पॉइंट पे फोकस करता है। ठीक है। आगे देखिएगा फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, देखिएगा बॉक्स की रूपी और सौर कुकर। तो उष्मारोधी प्रकाश का बॉक्स लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तन होकर बॉक्स में क्या उच्च ताप बना सके। कहने का मतलब देखिए बाबू, उच्च ताप बना सके, कहने का मतलब बाबू देखिएगा ये तुम्हारा बॉक्स है, इसके अंदर तुम ब्लैक पेंट किया जाता है कि प्रकाश चला जाए और ना हो सके। तुम्हारे समतल दर्पण को ऐसा रखा जाता है ताकि एकदम बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके इसके अंदर। ठीक है। आगे क्या बोल जा रहा है पे 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक हो जाता है। जैसे दर्पण देखा है, उष्मीय रोधक परत हो गया, काला किस्म का काला किया गया पृष्ठ हो गया, बर्तन हो गया, बाह्यतम बॉक्स हो गया और कांच की प्लेट हो गया। ठीक है, जो कि रहता है। ये तुम्हारा बर्तन है जिसमें खाना हम लोग पका रहे होंगे। आगे देखिएगा, देखिए बाबू नेक्स्ट इसका लाभ क्या है बाबू, इसका लाभ देखिए। तो लाभ क्या है, तो कोयला पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन की बचत होती है यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है, प्रदूषण नहीं फैलता है। फिर क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। फिर क्या हो रहा है, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उबालने वाला खाना बन सकता है, एक साथ नहीं बन सकता सबको, सब्जी नहीं बना सकते इसके अंदर। ठीक है। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है बाबू, हानियाँ क्या इसका। रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकता है। कैसे करेंगे भाई, जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम कर पाएँ क्या, नहीं कर सकते। इसलिए रात में इसका यूज नहीं कर सकते। बारिश के समय इसका उपयोग नहीं कर सकता है। क्यों करेंगे, मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग, जब बारिश होगा तो प्रकाश नहीं होगा, इसके वजह से हम वो भी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, सूर्य के प्रकाश का नियंत्रण संयोजन करना आवश्यक है ताकि वह उसके दर्पण पर सीधा पड़ सके। मतलब जहाँ पे सूर्य होगा वहाँ पे उसका आवश्यक है उसको वहाँ पे इकट्ठा करना ताकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके और खाना जल्दी नहीं क्या इसने क्या बोला, सूर्य के प्रकाश का नियंत्रण आयोजन करना आवश्यक है ताकि वह उसके दर्पण पर सीधा पड़े। ये कर ही नहीं पाएंगे तो ये भी मेरा क्या है, हानियाँ है। तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते। तलने व बेकिंग जैसे तलते हैं ना, चाहे बेकिंग सोडा का कुछ प्रयोग करके हम तलते हैं, उसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखिएगा सौर सेल किसे बोलते हैं बाबू, बेकिंग सोडा का मतलब होता है बाबू बेकिंग करना। मतलब क्या होता है, बेकिंग, इसका मतलब होता है तुम्हारा खाने का सोडा होता है ना, उसी को बोलते हैं। सौर सेल क्या होता है बाबू, सौर सेल देखिए, सौर सेल और ऊर्जा को सीधा विद्युत में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, ये सौर सेल है ना, सीधा ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित कर देता है। और एक रुपया देखिए क्या इसने बोला,
एक रुपी मतलब 1 पर रुपी जो सौर सेल 0.5 से लेकर 1 वोल्ट देता है, जब लगभग 0.7 वाट यानी विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों की संयोजन करता है तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। समझ में आ गया, सौर पैनल कहलाती है बाबू। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते बाबू सौर सेल का लाभ और हानियाँ। ठीक है, देखिएगा, तो इसका लाभ देख लीजिए बाबू, फिर इसका हानियाँ देख लेंगे। देखो, कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होती, इसमें कोई गति नहीं होती है। फिर क्या हो रहा है, प्रचलन और रखाव की लागत उत्पन्न कम है। कहने का मतलब इसका लाभ है ना, जो इसका रखते हैं ना, इसका लागत ज़्यादा नहीं है, यानी ये लागत क्या है तुम्हारा, कम है। फिर बोला बिना किसी फोकसन युक्त ये काफ़ी संतोषजनक कार्य करता है। बिना फोकस, कोई फोकस करने वाला चीज़ नहीं है, इसलिए सत्यमर क्या करता है, काम करता है। फिर क्या बोला बाबू यहाँ पे, सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना आसान होता है। एक तरह से बहुत दूर दूर स्थान होता है ना, वहाँ भी जाके इसको हम लेके जा सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर क्या बोल रहा है बाबू यहाँ पे, पर्यावरण हितैषी यानी पर्यावरण को एक तरह से क्या करता है, हितैषी करता है। आगे क्या बोल रहे हैं बाबू, देखिए हानियाँ क्या होता है, हानियाँ, इसका हानियाँ समझिएगा। तो उत्पादन की प्रक्रिया महंगी पड़ जाती है, जब उत्पादन बनता है तो उससे क्या हो जाए, महंगी पड़ जाती है। विशिष्ट श्रेणी को सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित होती है, उसके अंदर जो सिलिकॉन की उपलब्धता भी करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बाबू यहाँ पे, सौर सेलों को परंपरागत संयोजन करने के हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा पड़ जाता है। अगर उसे परंपरागत करना है तो उससे सिल्वर जो लगता है ना बाबू, सिल्वर यानी चांदी, वो तुम्हारा महंगा पड़ता है बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा, सौर सेल का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग बाबू, देखिएगा। तो मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह जैसे सैटेलाइट हो गया, जैसे तुम्हारा अभी हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं ना, जो कॉलिंग वॉलिंग करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्टर होकर हमारे फिर मोबाइलों पे आता है, उसमें क्या होता है, सौर सेल का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या है, रेडियो तथा बेतार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों में टीवी, रिले केंद्र और सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। रेडियो में करते हैं, बेतार संचारों में यंत्रों में किया जाता है, दूर क्षेत्रों में भी करते हैं, टीवी में भी करते हैं, रीलों में भी करते हैं, यानी हर जगह करा जाता है इसका। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू नेक्स्ट, इसने बोला ट्रैफिक सिग्नल परिकलन, यानी ट्रैफिक सिग्नल में करते हैं। ठीक है, ताकि दूर से होता है ना ट्रैफिक सिग्नल में कंट्रोल करना, ये काम होता है इसका। क्या है, परिकलन तंत्र यानी कैलकुलेटर में यूज करते हैं इसका। आगे तथा बहुत से खिलौने में सौर सेल का उपयोग किया जाता है, करते हैं ना बाबू। जैसे खिलौने हो गया, मान लीजिए कार है, एक कार बचपन में देखा होगा, छोटा छोटा कार होता है जो कि बैटरी से चलता है ना, वो तुम्हारा क्या इसी से चलता है, और शुष्क सेल जैसे बोलते हैं, सूखा हुआ सेल, सूर्य के प्रकाश से आएगा, एनर्जी कन्वर्ट करेगा और चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला, ऊर्जा के आगे देखते हैं बाबू नेक्स्ट, एक सेकेंड चलते हैं बाबू नेक्स्ट। इसने क्या बोला बाबू, समुद्री से ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है, देखिएगा। तो पहला पॉइंट होता है बाबू ज्वारीय ऊर्जा, फिर होता है तरंगीय ऊर्जा मतलब तरंग ऊर्जा, फिर क्या होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। ये कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू अभी। ठीक है, चलते हैं। ठीक है बाबू, चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ज्वारीय ऊर्जा मतलब ज्वारीय ऊर्जा, इससे पहला पे क्या है, देखिए ज्वारीय ऊर्जा, तरंगीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा। ठीक है बाबू, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है बाबू कि क्या है, बोला जा रहा है ज्वार भाटे में जल की स्तर, जो स्तर होता है ना, ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। जैसे लहर हो गया, ऐसे ऐसे होता है ना, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसके वजह से होता है। फिर क्या बोला, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संक्रिय क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं, इसी के बारे में पहले पूरा पढ़ते हैं। फिर क्या बोला इसका, ये तो तुम्हारा वैसे लाभ हो गया बाबू। दूसरा देखिए इसमें तरंगीय ऊर्जा, देखिए पहले तरंग ऊर्जा, समुद्र तट के निकट इस विशाल तरंगों को गतिज ऊर्जा को, देखिए क्या बोला यहाँ पे, समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, जो उसका गति ऊर्जा लहर होती है ना, उसे तुम्हारा ऐसे चलता है, तो तुम्हारा क्या हो गया, उसे मतलब टरबाइन में कन्वर्ट करके हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं बाबू। फिर क्या बोला यहाँ पे, वो तरंगीय ऊर्जा को से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है, जो कि अभी बताया बाबू। ठीक है, इधर देखिए नेक्स्ट देखिए सर, तापीय में देखिएगा, ताप में अंतर का उपयोग पृष्ठ जल तथा गहराई जल से ताप का अंतर सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरित विद्युत संयंत्र यानी OTEC से में प्रयोग ऊर्जा मतलब OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, इसका क्या है, फुल फॉर्म है बाबू, जो लिखा हुआ हिंदी में, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तत्व पर मतलब पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनियम को उबालने में किया जाता है। अमोनियम होता है, उसको उबालने में किया जाता है। अद्रव्यों की वाष्प जनित में टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जो वाष्प होगा ना, उसका बाबू जो हीट होगा, उसे घुमाने में टरबाइन को हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका हानियाँ देख लेते हैं बाबू। ठीक है, हानियाँ,
इसे हानियाँ क्या है बाबू, सबका हानियाँ देखिए पहले। इसने बोला बांध निर्मित किए जाने पर गिने जाने वाले स्थान सीमित हो जाता है। क्या बोले इसने, बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है एक तरह से, मतलब सब जगह नहीं कर सकते आप लोग इसको इस्तेमाल। वहाँ पे लोग रहते होंगे तो उनको हटना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो है। अगर तुम्हारे क्या सीमित है मतलब बहुत कम है जगह। हानि एक और देखिए, तरंग ऊर्जा का व्यापारिक उपयोग वहीं संभव है जहां तरंगे अत्यंत प्रबल हो। मतलब क्या, तरंगे जहां स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग प्रबल माने स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा ऐसा चलता हो ना जहाँ पे केंद्रण संभव हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा बाबू। ठीक है, समझिए, देखिए इसको। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं आगे। महासागर देखिए, महासागरीय तापीय ऊर्जा को दूर क्या है, दक्षिण, यहाँ पे समझिए बाबू इसने क्या बोला। हानिया में क्या है, महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षता पूर्व व्यापारिक हेतु, मतलब व्यापारिक दोहन उत्पन्न कठिन है, एक तरह से बहुत कठिन होता है बाबू। ठीक है, इस तरीके से वीडियो आप पार्ट 1 ही करेंगे बाबू, आप पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाबू। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, सेंड जरूर करिए ताकि आने वाला और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके और एग्जाम को, कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो आप उसे करेक्ट करके आ सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है बाबू। बस अच्छी तरह से फोकस करके पढ़ते रहिए और तन मन धन तीनों लगा दीजिए। और एक ही महीना बचा हुआ है बाबू, कोई भी बोर्ड के एग्जाम के लिए, जैसे बिहार बोर्ड की बात कर रहे हो तो 1 महीना मात्र बचा हुआ है, आप उसे जान लगा दीजिए, चाहे जान दीजिए, तो जाने नहीं देंगे हम लोग, जान लगा देंगे। ठीक है, इस पर पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे और क्रैक करके आ देंगे एग्जाम को। ठीक है बाबू, थैंक यू, आप पढ़ते रहिए। ओके बाबू।